आपको पता है ना, किसी एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना हो अच्छे नंबरों से, तो उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उस परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कम समय में उसका बेहतरीन ऑप्शन, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कैसे हल कर पाएँ, क्योंकि 30 प्रश्न आते हैं और आपके पास समय होता है 25 मिनट का। ठीक है, 25 मिनट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट आपको लग जाते हैं OMR को फिल करने में। तो कम समय में अधिक प्रश्नों तक पहुंचना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो लोग बताते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा था, हमें आता तो था, टाइम ही नहीं बचा था। तो आपके साथ वो गलती ना हो। EVS के लिए ये वीडियो रहेगा प्रीवियस ईयर का 2014 का सितंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, सॉल्व करिए। और 1 घंटे 46 मिनट का एक वीडियो बना है जिसमें हमने कंप्लीट EVS कंप्लीट की है, 3, 4, 5 का निचोड़। उसको अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो अब आपके सामने सितंबर 2014 में जो क्वेश्चन पेपर आया था पर्यावरण का, उसके 30 प्रश्न और आपको यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में कौन सी शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावशाली होगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, चारों ही प्रभावशाली है। उन चारों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा है ये आपको बताना है। तो गलत ऑप्शन आप कैसे हटाएंगे, इसके लिए हमने आपको एक EVS की ट्रिक वीडियो बना रखी है। और EVS 1 घंटे 46 मिनट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देखिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया आपको कि याद करने वाली बात को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन गलत। यहाँ पे दिखाया, कहा जा रहा है कि हम खेल कार्ड बनाएं और शिक्षार्थियों को दिखाएं। यहाँ पे क्या है, टेलीविज़न पर हम कार्यक्रम दिखाएं। यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग खेल दिखाना। तो सबसे प्रभावशाली कौन सा होगा कि हम बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएं और अलग अलग प्रकार के खेल दिखाएं। ये क्यों सही होगा, क्योंकि इससे बच्चे प्रत्यक्ष रूप में देख करके ज्ञान अर्जित करेंगे, बच्चे एक्टिव रहेंगे और वास्तविक जीवन से जोड़ करके ज्ञान यहाँ पे दिया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर मिला आपको ऑप्शन नंबर डी। NCF 2005 भी इसी का समर्थन करता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग कर रही है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए, यानी दूसरे अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, तर्क शक्ति का विकास करने के लिए, पाठ योजना का पालन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रही है, 3 तरीके का प्रयोग कर रही है। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए वो ऐसा नहीं कर रही, ना ही पाठ योजना। वो इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने एक सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम जो है बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो कई तरीकों से दे सकते हैं, प्रभावशाली ज्ञान होगा। तो यहाँ पे कई तरीकों से वृत्तचित्र भी दिखा रही है, चार्ट का प्रयोग कर रही है और पार्क में भी ले जा रही है, नलिनी नाम की अध्यापिका। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। पहला है यहाँ पे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पढ़ाना है उसको। ठीक है, वृक्षों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बहुत अच्छी बात है ये। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी सही है। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता, ये भी सही है। विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना, तो सिर्फ भंडार दिखाने से बच्चे समझ जाएंगे वृक्ष संरक्षण के बारे में, ये कम प्रभावशाली है। ठीक है, आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ आपसे ये हो जाती हैं कि आपने आंसर तो ये पहचान लिया, पेपर में गोला क्या भर दिया, डी। अब डी भर दिया तो फिर ये वाला चेक होगा ना, गलत हो जाएगा आपका। डी का मतलब है यहाँ पे दिया है ना, सी में डी है, ये सी ऑप्शन आप लगाएंगे क्योंकि सी ऑप्शन में कहा जा रहा है चौथा ऑप्शन जो है ये कम प्रभावशाली है। मेन जो उत्तर है ये है, ये तो कूट दिए हैं। तो ये गलती आप मत करिएगा पेपर में। ठीक है,
सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, ये भी अच्छा है कि अपनाया जा रहा है प्रतियोगिता का आयोजन। यहाँ पे सिर्फ भंडार लकड़ियों का गट्ठर पड़ा है, बच्चों को दिखा दिया जाए, तो इससे क्या समझ पाएंगे बच्चे वृक्ष संरक्षण के बारे में, नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंचल कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, क्या सुधार करना चाहती, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। देखिए कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक। इसका मतलब है वो क्या चाहती है, आंचल नाम की कोई अध्यापिका है, वो ये चाहती है कि बच्चों में चिंतन कौशल का विकास हो, इसलिए यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, एक टॉपिक है, यदि यह समाप्त हो जाए, जैसे जल समाप्त हो जाए, बिजली समाप्त हो जाए, वायु समाप्त हो जाए, इस तरीके से पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे ये जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए हैं। टीचर ने पढ़ाया यह समाप्त हो जाए, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए, तो इसका कारण क्या है। बच्चों को अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, बच्चों की हम गलती नहीं देते हैं, एनसीएफ 2005 बाल केंद्रीय शिक्षा भी यही कहती है। यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, क्यों नहीं योग्य था भाई, ये तो जरूरी है हमें बताना, बच्चों को जागरूक करना, जल के बारे में, वायु के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, यदि यह समाप्त हो जाए तो इसके क्या इफेक्ट होंगे, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रमुख इसका कारण क्या है, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि जो तरीका था पढ़ाने का अध्यापक का, सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया था। एग्जाम्पल हो सकता ना बताए गए हो, प्रत्यक्ष रूप में बताया ना गया हो कि कैसे क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो है कि हम बच्चों की गलती नहीं देंगे, ठीक है, हम क्या है सिस्टम की गलती देंगे कि शिक्षण पद्धति का सही प्रयोग नहीं किया गया। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। लाइव देख रहे हैं जितने भी लोग, बहुत बहुत स्वागत है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नाम नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा का हो जाता है और बहुत सारे लोग ऑफलाइन मतलब बाद में देखते हैं वीडियो, जैसे लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में देख रहे हैं, कोई किचन में देख रहा है, तो उनके लिए जो है ये नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं। आप लोग नाम वैसे भी आपका होगा जब आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 के लिए पहला ही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे अवसर उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है और चीज़ों को खोजें और सीखें, तो ये सबसे बेहतर होगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक मुख्य उद्देश्य अवसर उपलब्ध कराना, जैसे ही आपको मिलेगा आप पहचान जाएंगे। प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो कई सारे लोग एनवायरमेंटल साइंस लगा देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। आंसर क्या आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है, यहाँ पे ला होगा एनवायरमेंटल स्टडीज़। यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 7 के लिए ऑप्शन नंबर सी। भारत में मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के किधर है। मतलब आपको ये बताना है कि दिल्ली के किस दिशा में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके लिए हम आपको एक अलग से वैसे वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ मैप वाले प्रश्न होंगे। फिलहाल इसको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। देखिए मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन क्लास को करने में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाएंगे कि अब मैप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। कहा जा रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो दिल्ली देखिए सबसे पहले कहाँ है, ये भारत का ही मैप है और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो दिल्ली यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, दिल्ली यहाँ पे है। और आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश देखिए कहाँ पे है मैप में, यहाँ पे है दिल्ली, हरियाणा यहीं पे है और जस्ट इसके ऊपर क्या है हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर जैसे आप समझिए यहाँ पे दिल्ली हमने आपको बताया, तो दिल्ली के कैसे ऊपर है, दिल्ली के ऊपर कहाँ पे है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो ये है यहाँ पे मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, तो ये किधर है हिमाचल प्रदेश, यानी दिल्ली यहाँ पे था, दिल्ली के सापेक्ष पूछा जा रहा है इधर, तो क्रमशः आपसे पूछा जा रहा है। और ये फिगर हमने इसलिए लगाया जिससे आप समझ पाएँ कि दिशाएं किधर होती हैं, इधर पूरब, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम। यहाँ पे है दिल्ली,
दिल्ली के उत्तर में आपका हो जाएगा क्या, उत्तर में क्या था, आपने ऊपर क्या देखा था, शिमला। और दिल्ली के नीचे दक्षिण में क्या हो जाएगा, दक्षिण में क्या देखा था आपने यहाँ पे, फिर से देखिए, दक्षिण में आपने देखा था भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी। तो पहले क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पहले पूछ रहा है मध्य प्रदेश, सॉरी पहले पूछ रहा है यहाँ पे, एक बार शॉर्ट कर देते हैं हम, अब आपको दिख रहा होगा, पहले पूछ रहा है शिमला कहाँ है, तो शिमला किधर हो गया, उत्तर में, और भोपाल किधर हो गया, दक्षिण में। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर और दक्षिण में। आया समझ में। फिर से देखिए, भारत में मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश, ये दिल्ली है, दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश ऊपर, ऊपर मतलब उत्तर, तो आंसर आया उत्तर पहले। फिर क्या कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल मतलब नीचे, नीचे मतलब दक्षिण, तो इसका आंसर आया उत्तर और दक्षिण, बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका आंसर आपने टिक कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको समझ में भी आ गया होगा। किताबों में आंसर गलत रहता है, उस पर मत जाइएगा, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है, इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के आपके वीडियो यहाँ पे मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे आपके कोई डाउट्स ना रहे। इसका आंसर किताबों में गलत दिया है, चाहे आप यूथ की किताब देखिए या कोई और किताब देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। देखिए, पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कड़ा अनुशासन। बच्चों को हम डांटते नहीं, कड़ा अनुशासन नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर समय बच्चे को हम प्रेशर में रखें। अभिप्रेरित करना पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी अभिप्रेरित करना। बाहर की दुनिया 3 मिल गए पॉजिटिव, 1 मिल गया निगेटिव, क्वेश्चन भी निगेटिव था, उद्देश्य नहीं है, तो आंसर मिला आपको यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, मतलब किस रोग से पीड़ित हो सकता है जिसको डॉक्टर कहे कि गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए। किससे संबंधित लक्षण आपको दिखाए जा रहे हैं। आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको एनीमिया, ठीक है, आंसर क्या मिला आपको यहाँ पे, एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हों। एनसीईआरटी का जो वीडियो आपको दिया था उसी में से है, यहाँ पे आप देखिए दिख रहा है कहाँ से प्रश्न पूछा गया है। वहीं 4 ऑप्शन थे, 4 में से 3 दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा यहाँ पे, सेक कर, तल कर और भून कर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। पेड़ कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी लिखा है तो राजस्थान मत लगा दीजिएगा रेगिस्तान देख करके। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ये नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ये भारत का भाग है, ये तिब्बत का भाग है। तो पहली बात, ये नेपाल का भाग है। दूसरी बात, आपने बहुत बार पढ़ा होगा 8,848 मीटर ऊंचाई होती है। तो बाकी ये 2 ऑप्शन 98, 50 वाले वैसे भी गलत हो गए। इन 2 में आपको डाउट हो सकता था। ये नेपाल का भाग है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,900 मीटर। आइए कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताते हैं। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्री सतह से 8,848 मीटर यानी 290 यानी क्या पढ़ेंगे इसको हम, 29,029 फुट, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये नेपाल सागरमाथा जोन और चीन तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो नेपाल आपको ऑप्शन में दिया था, वही आपने आंसर लगाया। 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में और फिर से पूछा जा सकता है। अभी 19 में भी पूछा गया था। कांसा यानी ब्रांज 2 धातुओं का मिश्रण है। 2 धातुएं कौन कौन सी, तांबा, टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, या फिर तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। सही जवाब मिलेगा यहाँ पे, आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया, कांसा, तांबा। और देखिए पूछा किसके बारे में जा रहा है, कांसा के बारे में। तो कांसा जो है ये तांबा और टिन का मिश्रण है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हो। 4 गुना पूछ रहा है, कुछ लोग 6 गुना समझ करके शेर वाला ऑप्शन ढूंढने लगते हैं।
4 गुना वाला प्रश्न अलग है, 6 गुना वाला अलग प्रश्न अलग है। तो यहाँ पे 4 गुना तक देख सकते हैं वे कौन से ग्रुप में लिखे हैं। आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चील, बाज और गिद्ध। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग, या फिर शिक्षार्थियों से कहें कि अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें। सबसे बेहतर क्या होगा? पोषण वाला टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। तो ये कम प्रभावशाली हो गया, उदाहरण देना ठीक था, लेकिन जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलेंगे तो डिफरेंट कई सारे अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, सबका लंच बॉक्स अलग अलग होगा, अलग अलग कोई ना कोई लंच लाया होगा। तो ये सबसे बेहतर होगा जो भी, जैसे कोई चना लाया है, कोई गुड़ आंवला ऐसा कुछ लाया है, तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। व्याख्या का मतलब यहाँ पे वैसे तो निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या का मतलब निगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवलोकन किया जा रहा है, उसके बाद उसके बारे में बच्चों को बताया जा रहा है कि ये भोजन खाने से ये होता है, ये इससे आपको ये प्रोटीन मिलता है, ये विटामिन मिलता है। तो चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन व्याख्या लिखा है और यही आंसर सीटेट ने दिया था, तो ये बेहतर ही है, गलत नहीं है। अगला देखिए, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। तो चिड़ियाघर हम ले जाएंगे, इसमें क्या होगा? दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव क्यों होगा? कक्षा कक्षीय दिगम को वास्तविक जीवन, ठीक है, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा ईवीएस में, जरूर हर बार आता है। तो आंसर आपको मिल गया है। एनसीएफ 2005 भी कहता है कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाए वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ करके दिया जाए, इसीलिए हम बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, जिससे वहाँ पे बच्चे वास्तविक रूप में जानवरों को देखें और उनसे कुछ समझें और उनका अवलोकन करें। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। कहा जा रहा है मैं गाँव आया हूँ, मैं नहीं आया हूँ। ये जो पैराग्राफ है वो, हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से लकड़ी के बने। हमने आपको एक बार बताया था, ए फॉर असम, बी फॉर बांस, याद रखिएगा। आंसर मिल जाएगा आपको असम। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2019 में भी आया है। चलिए कुछ और चीजें आपको इसके बारे में बताते हैं। चैप्टर नंबर 18 में ये बात कही गई है, ऐसे भी होते हैं घर। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह हैं, जैसे असम। असम में क्या कहा जा रहा है कि बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये सब वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं एक ही वीडियो में, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इनको पढ़िएगा अच्छे से। आंसर आएगा यहाँ पे असम। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना, अपने अवलोकन को दर्ज करना, बहुत अच्छी बात। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूपों के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ठीक है। चर्चा करना, ठीक है। हमने आपको क्या बता रखा है कि ईवीएस में अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है परिभाषा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पे गलत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है निगेटिव, ठीक है। मतलब यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पर्यावरण में हम परिभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 1 नंबर ये भी दिलाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपना गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आंसर आ जाएगा उल्लू। झटके से पूछे कौन घुमाता है, तब मैना आएगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा उल्लू। 19 में झटके वाला प्रश्न पूछा गया, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तब आंसर आता मैना। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल ने दी थी, फ्रांस के थे ये, और ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। कंप्यूटर के द्वारा इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। 6 बिंदुओं पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल के तेल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं? इन्हें मतलब इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। कई किताबों में इसका आंसर केरल दिया है, जो कि है सही। कई किताबों में इसका आंसर दिया है गोवा, जो कि है बिल्कुल गलत। अब आप कह रहे होंगे कैसे, हमने तो पढ़ा है, इसमें ये दिया है, ये दिया है। आपको हम दिखाते हैं एनसीईआरटी से, वैसे तो आप मानेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ खाने पीने की बातें हैं, जैसे हांगकांग के लोग क्या है लिखा है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर के लिंग हू फेन खाते हैं। मतलब सांप के मांस को क्या कहते हैं, लिंग हू फेन। इसी क्रम में जब आप आएंगे तो सरसों के तेल में बनी मछली की बात कही जा रही, जो कि कश्मीर, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे,
मैं केरल में रहता हूं, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं। वे चीजें मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए, क्या मजा आ जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या मिल जाएगा आपको? केरल। ठीक है, अब कभी गलत मत करिएगा। कोई भी अगर कहे कि इसका आंसर गोवा है तो आप चैलेंज के साथ बोल सकते हैं कि हमने NCERT पढ़ी है। यहां पे देखिए ये थंबनेल वो लगा है, मोहर लगी है। तो आज के बाद ये उत्तर आप गलत मत करिएगा, केरल मतलब केरल। अगला देखिए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अधिक अभ्यास कार्य? नहीं, ये प्रभावी थोड़ी होगा। ये अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छा क्या है कि हम ऐसे प्रश्न पूछें बच्चों से जो कल्पना परक हो, कल्पना पर आधारित हो, क्योंकि हमें क्या करना है? जिज्ञासा जागृत करना है, जानने की इच्छा। हस्तपरक गलत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे? हम बच्चों में जानने जिज्ञासा जागृत करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है आपका कल्पना परक प्रश्न पूछें, जोर डालने वाले। जैसे अभी बताया नहीं कि यदि जल नहीं होता तो क्या होता, यदि वायु नहीं होती तो क्या होता, ऐसे जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को सुझाव देती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा? कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन रखें, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, या फिर आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाए। इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हेल्प मिलेगी। मतलब जब सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे, ऐसे क्या होता है, किसी के पास अगर पर्सनल फोर व्हीलर है, कार है, तो उसी से जाता है। मतलब एक सीट एक लोगों को जाना है और एक कार जा रही, तो उतना अधिक प्रदूषण होगा। अगर वही व्यक्ति अगर जाएगा, बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा या सार्वजनिक, तो वो कार जो खड़ी रहेगी उससे जो ईंधन भी बचेगा और उससे जो पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है वो भी कम होगा। तो ऐसे हम रोक सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आने जाने के लिए हम क्या करें? सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। अगला प्रश्न देखिए, रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न पत्र निर्माण के स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आप प्रश्न लिखने लगते हैं? नहीं, प्रश्न लिखने से पहले आप कुछ रूपरेखा बनाते हैं कि इतने नंबर वाले इतने प्रश्न होंगे, कि किस क्लास के किस स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लिखना नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा? रूपरेखा यानी डिजाइन तैयार करना। अब यहाँ पे आपको क्लू मिल गया कि जिस भी प्रश्न में दूसरा ऑप्शन पहले है वही इसका उत्तर होगा, क्योंकि सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं। तो अब आपको आसान हो गया। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो से शुरुआत हो रही, तो बाकी ये हो गए गलत, आंसर मिल गया पहला। ये ट्रिक्स और टिप्स आपको हेल्प करेंगी। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं स्टेप क्या क्या होते हैं। हालांकि आंसर आपका आ चुका है, एक ही पॉइंट को हमने पकड़ लिया। ये होता है अगर आपका बेस मजबूत होता है तो आपके क्वेश्चन फटाफट से होने लगते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिजाइन तैयार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट नहीं देखा तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर डेटा, मतलब एक ऐसा हम पहले प्रारूप टाइप में बना लेते हैं जिसमें हम ये फिक्स कर लेते हैं कि अति लघु वाले इतने प्रश्न होंगे, लघु वाले इतने प्रश्न होंगे, लघु वाले में इतने नंबर मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। ये सब जो डेटा पहले मेंटेनेंस कर लेते हैं वही होता है ब्लूप्रिंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रश्न लिखते हैं और उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। तो 2 4 1 3 ये इसकी स्टेप होगा। प्रश्न ये रिपीट हो सकता है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, कहीं नोट कर लीजिए। हाथियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब 3 कथन गलत है। सबसे पहला कथन गलत कौन सा है कि 8-10 घंटे सोता है, बिल्कुल गलत है। आइए दिखाते हैं हाथियों के बारे में कुछ फैक्ट वाली चीजें जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। नंदू हाथी, चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे, ठीक है, ईवीएस की ही किताब से। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे। तो अगर कहीं भी ऑप्शन में मिल रहा है 7-8 घंटे आराम करता है, वो ऑप्शन हो जाएगा गलत। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, शरीर को ठंडक मिलती है, सही बात है। तो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बहुत आराम करते हैं, हो गया गलत, ये हो गया गलत। तो आंसर क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन। 2 क्विंटल नहीं, वहाँ पे क्या लिखा था? 100 किलो, यानी 1 क्विंटल लगभग। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। 5वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, यही से क्वेश्चन बना है। इसीलिए कहते हैं बार बार आपसे कि ये वाला वीडियो जरूर देखिए। 1 घंटे 46 मिनट का है, कंप्लीट हो जाएगा आपका एक ही वीडियो में।
कहा जा रहा है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना होती तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता। इस प्रकार के प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बिजली के स्रोत की तो कोई बात ही नहीं कही जा रही। ये कहा जा रहा है कि बिजली ना होती तो क्या होता। ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सामान्य जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। नहीं, मेन उद्देश्य ये है कि बच्चे सोचें, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हमने आपको और कराया था उसी तरीके का कि यदि जल ना होता, वायु ना होता, ऐसे प्रकरण। तो ऐसे प्रकरण इसलिए डाले जाते हैं सिलेबस में कि कल्पना परक और चिंतन परक, मतलब बच्चे कल्पना कर पाएँ। कोई कहेगा बिजली नहीं होता तो हमारा मोबाइल कैसे चलता, हमारी ऑनलाइन क्लास कैसे चलती, हमारा पंखा कैसे चलता। बच्चा सोचेगा, अलग अलग आंसर आएंगे। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कोई रेलगाड़ी, इसको भी कराएंगे। ये देखिए, पहले खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है। अगर सभी कथन सही होते तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर सभी कथन सही होते तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि 1 2 3 4, ऐसा तो है नहीं। मतलब ये जरूर हो गया यहाँ से कि एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो है गलत। अब गलत वाला निकालने के लिए हमें खेजड़ी वृक्ष के बारे में पता होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ पा रहे होंगे और जो सही जवाब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि वह अपने तने में जल एकत्र कर लेता है और पतला पाइप डाल करके इस जल को पीते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं है। किस वृक्ष के बारे में ये बात कही जा रही है? आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से बताइए। आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ेंगे हम और उसका रिप्लाई भी करते हैं जैसे ही समय मिलता है। जब ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं तो सभी के रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। 1-2 घंटे कमेंट्स पढ़ने में ही लग जाते हैं। बताइए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। खेजड़ी वृक्ष जो है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कहा जा रहा है इसे अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत वाला आपको ऑप्शन 1 देख लेना है और आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो आंसर आपको यहाँ पे हालांकि मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमने स्किप किया था इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 पर पहुंचती है। दूरी इतनी दी है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ पे दी है 2649 यानी 2649। अगर हमें समय पता चल जाए तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। समय कैसे निकालेंगे? तो 16 जुलाई को ट्रेन चली। आप मान लीजिएगा कि आप ट्रेन में, बस की बात तो नहीं कही जा रही है, ट्रेन की ही बात है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आप 16 जुलाई को बैठे थे ट्रेन में 5:15 पे। ये 5:15 कौन वाला है? ये सुबह वाला 5:15 है, क्योंकि अगर शाम वाला होता तो यहाँ पे 17:15 लिखा होता। खैर, तो 5:15 से हम चल दिए हैं, गाड़ी में बैठ लिए हैं 16 जुलाई को। 16 जुलाई से 17 जुलाई तक 24 घंटे हो जाएंगे। 5:15 तक बोलिए हो जाएंगे। और अगर हम इसको आगे और बढ़ा दें 17 जुलाई से 18 जुलाई तक 24 घंटे और हो जाएंगे, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा? 5:15 हो जाएगा। और हम पहुंच कितने बजे गए थे? 4:45। 48 घंटे हमारे पास आ गए, लेकिन हमने क्या किया? एक्स्ट्रा जोड़ लिया। तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने? वो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटा देंगे 48 में से। समझ में नहीं आया? फिर से समझिए। 16 जुलाई को हम चले, ठीक है, 17 जुलाई को अगर हम पहुंच जाए 5:15 पे, 24 घंटे हमने खर्च कर लिए। फिर हम क्या करते हैं? 17 से फिर 18 तक अगर जोड़ लें फिर से 24 घंटे हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास घंटे कितने हो गए? 24 48 घंटे हो गए, लेकिन हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया क्योंकि हमें पहुंचा कब था? पहुंचा कब दी थी गाड़ी? तो 4:45 पे, और हमने जोड़ क्या रखा है? 5:15। तो 4:45 और 5:15 में कितने घंटे का अंतर है? आप कहेंगे आधे घंटे का अंतर है। तो बस अब आपको क्या करना है? चाल बराबर दूरी बटे समय से आपको निकाल लेना है। 24 24 48, 48 में से आधा घंटा निकाल दीजिए, बचेगा कितना आपका आंसर? 47.5 घंटा। 2649 को आप भाग करिएगा, 2649 को आप भाग करिएगा कितने से? कितने से आपको भाग करना है? अभी आपने निकाला 47.5।
47.5। इसको जब आप भाग करेंगे आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा कितना, लगभग 55.76 मिलेगा, 55.76 मिलेगा। तो यहाँ पे जब 55 के बाद 50 से ऊपर होता है तो इसको हम पूरा मान लेते हैं, आंसर आ जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से समझिए, 16 को चले हम, 16 को 5-15 से और 17 के 5-15 24 घंटे हो गए, 17 से 18 5-15 48 घंटे हो गए। हम थोड़ा सा आधा घंटा पहले पहुंच गए, आधा घंटा कम कर दिया, भाग कर दिया, आंसर आ गया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्नों के आंसर ठीक हुए, और आंसर मैच कर लीजिएगा। किताबों में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत लिखे होंगे, ठीक है, तो उनको सही कर लीजिए, ऐसा ना हो कि आप गलत पढ़ लें। और यहाँ पे वो 1.5 घंटे वाला जो वीडियो है वो आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।